तो प्रत्याहार का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनको कुछ समझना है आगे की साधना, आगे की यात्रा के बारे में, उनके लिए ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक मिनट। और आगे हमने देखा था साइकिक पावर्स के बारे में देखा था, और फिर सेपरेशन ऑफ द बॉडी के बारे में देखा था, और ध्यान से ज़्यादा प्रत्याहार का महत्व है ये भी तवरिया जी ने बताया था। अब साइकिक के पावर के बारे में जो है वो क्योंकि व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर जब ये साइकिक पावर्स आते हैं तो साथ में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस माने में कि जब पावर्स आते हैं तो भगवान जो हमें पावर्स देते हैं, साधना से जो पावर्स मिलते हैं उसका कोई प्रयोजन होता है, और अगर वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ठीक है। बाकी अगर इसका कोई प्रसिद्धि के लिए या अपना शक्ति का प्रदर्शन के लिए अगर ये करते हैं तो बहुत डेंजर बात है। डेंजर बात इस माने में है कि तावरिया जी ने एक बार कहा था कि देखो, इस मार्ग पर जब आत्मतत्व एक बार जब आपका हाथ पकड़ता है और उसके बाद में अगर आप गलती करते हैं तो ये डिवाइन फ्रेगमेंट हमारा आत्म तत्व है, वो सिर्फ 3 बार हमें माफ़ करता है। और फिर भी हम गलतियां करते रहते हैं तो फिर वो मुख मोड़ लेता है। तो ये एक सबसे बड़ा एक डेंजर पॉइंट है कि अगर गलती हम बार बार करते रहेंगे, ऐसे साइकिक पावर से खेलते रहेंगे या दूसरी कोई बड़ी गंभीर गलती करते रहेंगे इस आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर, तो फिर जो डिवाइन फ्रेगमेंट का जो गाइडेंस मिल रहा है और जो फ्यूचर में भी मिलने वाला है वो सब बंद हो जाता है। और वो बंद हो जाता है तो फिर आगे की यात्रा ही कैसे हो सकेगी, क्योंकि आगे तो बहुत अटपटी यात्रा है, बहुत दुश्वार है, और उसमें सब डिवाइन फ्रेगमेंट के गाइडेंस के बिना ये नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत साधक को यहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। डिवाइन फ्रेगमेंट एक बार मुख मोड़ लेता है तो फिर साधक के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक आपने बहुत अच्छा एक स्पाइडरमैन का डायलॉग भी सुना होगा, वो पता नहीं किसने उसमें लिखा होगा, पर बहुत गंभीर, बहुत अच्छी बात लिखी है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका जो कोई होगा राइटर, डायरेक्टर, किसी ने लिखा होगा, पर बहुत सुंदर बात की है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही बात हमारे ये साइकिक पावर्स के बारे में भी है कि पावर तो भगवान ने आपको दे दी है, पर इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका भी इतना ही ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात हमने देखी थी कि भाई जो ज़्यादातर गुरु लोग हैं वो साधक को ये पूरी प्रक्रिया से पसार नहीं करते हैं, खास करके प्रत्याहार के स्टेज से। और कई लोग ध्यान कराते हैं, ध्यान की शिक्षा देते हैं, ध्यान की शिविरें लगती है, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 बात है। एक बात यह है कि प्रत्याहार में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रत्याहार ऐसे नहीं आता है। उसमें प्रत्याहार एक प्रोसेस है, ध्यान प्रोसेस नहीं है। ध्यान के अंदर क्या है कि ध्यान इटसेल्फ अंदर एक प्रोसेस बनती है, पर उसमें हमको कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार आंख बंद करके बैठ गए और फिर जो कोई टेक्निक में करनी है, कोई मूर्ति का ध्यान करना है कि श्वास का ध्यान करना है कि कोई मंत्र का ध्यान या मंत्र जप करना है, उसमें तो वो थोड़ी आसान चीज़ है। पर प्रत्याहार का जो है, प्रत्याहार एक पूरी प्रोसेस है और बहुत लंबी प्रोसेस है। तो वो न कोई साधक जानना ये इससे पसार होना चाहता है, न गुरु उसको पसार करता है। और कई गुरुओं को तो ये पता भी नहीं होता कि
ये प्रत्याहार की ऐसी प्रोसेस है, क्योंकि प्रत्याहार के अंदर काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है और आगे जाके जो पूरा जो प्राण है, प्राण का रोटेशन घंटों तक एस्ट्रल बॉडी के अंदर चलता रहता है। जो हमारे अंदर जो मेरिडियंस है, अंदर जो चैनल्स है, उसके अंदर प्राण का सर्कुलेशन लंबे समय तक चलता रहता है और सालों तक ये चलता रहता है। तो एक इसके अंदर बहुत धीरज चाहिए। तो कोई खंतीला साधक है अगर वही ये करने के लिए तैयार होगा। और दूसरी बात ये कि अगर जो कोई गुरु उसमें से खुद पसार हुआ हो, जिसने ये पूरी प्रक्रिया को समझा है, उसमें से पसार हुए हैं, तो वही ये आपको ये प्रत्याहार का गाइडेंस दे सकते हैं। तो ज़्यादातर यही है कि ज़्यादातर गुरु खुद भी ध्यान के मार्ग से आगे बढ़े हुए होते हैं। तो ये सब झंझट में इन लोगों को ये सब झंझट लगती है और झंझट में वो कहते हैं कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम सीधा ध्यान में बैठो। क्योंकि ध्यान करना आसान है और गुरु को भी क्या है, कुछ विधि बतानी है, बता देंगे गुरु कि भाई ऐसा ऐसा ध्यान करते जाओ करके। पर प्रत्याहार के अंदर गुरु को भी साथ में रहना पड़ता है और बहुत कुछ उसको टाइम टू टाइम कराना पड़ता है। इसीलिए एक बात यह है कि प्रत्याहार जो इतना इम्पोर्टेंट है, जितना मैग्निफिसेंट है, जैसे तावरिया जी कहते हैं इस तरह, फिर भी वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ है और ध्यान वगैरह ज़्यादा हमारे आध्यात्मिक समाज में पॉपुलर हुए हैं। तो जिसको मोक्ष मार्ग के लिए चलना है उनको तो सब जो अष्टांग योग के सब अंग है उसके अंदर से गुजरना पड़ता है और सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जन्मों तक करनी पड़ती है। अब हम लास्ट टाइम से ये यूडीएम के बारे में देख रहे हैं, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, जिसको हम चित्ती भी कहते हैं। और चित्ती ने किस तरह ये पूरी सृष्टि जो है या हमारा जो ब्रह्मांड है, भू भुव स्वः, इसका किस तरह सर्जन किया है, ये हम आगे भी हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसमें आगे देखते हैं आज 292 पेज नंबर, द पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ, ओल्ड एडिशन। The greatest and most remarkable characteristic of UDM is that in all the three universes there is nothing it does not know. तो पहली बात तो ये है कि एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका जो एक लक्षण है यूडीएम का, वो ये है कि उसको सब पता है, ऑल नोइंग। वो जो है वो सब कुछ जानती है। जो जैसे कि हम परमात्मा के बताते हैं लक्षण कि भाई सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उसकी, वो सर्वशक्तिमान है। ऐसे ऐसे हम परमात्मा के बारे में हम जो ये करते हैं, वही चीज़ ये यूडीएम के बारे में भी है। तो यूडीएम जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, वो पूरे तीनों ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किस तरह ये ब्रह्मांड का सर्जन हुआ है, सब उसको पता है, क्योंकि वो खुद ही इसका सर्जक है। और या इसे हम ब्रह्मा का रोल भी कह सकते हैं। ब्रह्मा जी जो जिसने ये सृष्टि का सर्जन किया ऐसा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी तो सिंबॉलिक है, हकीकत में ये चित्ती ने पूरा सर्जन किया हुआ है। तो वो तो इसने सर्जन किया है, तो वो तो जानती है कि क्या है ये तीनों लोग के अंदर, और जो हो रहा है या शायद आगे जाके जो होने वाला है वो भी ये सब चित्ती जानती है। तो जो यूडीएम is all knowing in its natural state. It is free from all shades and all the three qualities of gunas, which only comes into play appropriately when mixed up with incoming impulses and identical memory pattern, that is the brain computer processes. तो यूडीएम जो है वो उसके नेचुरल स्टेट में जब होते हैं तब वो ऑल नोइंग होती है, उसको सब पता होता है। अब उसका जो फंक्शन है, एक फंक्शन ये भी है कि वो इनकमिंग इम्पल्स के रूप में व्यक्ति के अंदर प्रवेशती है। तो ये एक यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, वो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है जब इनकमिंग इम्पल्स के रूप में वो हमारे पांचों इंद्रिय द्वारा अंदर आती है। और हम जानते हैं कि इसकी आगे की प्रोसेस क्या है कि वो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को मिलती है, जो हमारे ब्रेन
का जो पिछला हिस्सा है 3A एंड 3B, उसके अंदर जो मेमोरी पड़ी है उसको ये इम्पल्स मिलता है और फिर ब्रेन का जो अपना कंप्यूटर है, ब्रेन कंप्यूटर, उसकी प्रोसेस चालू होती है, विचार बनना वगैरह चालू हो जाता है। तो इस तरह चिट्ठी जो है वो खुद ही हमारे अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम में आती है और इसके द्वारा हमारी ब्रेन प्रोसेस और शरीर की बाकी की क्रियाएं वगैरह सब चलते रहते हैं। तो पतंजलि यूजेस ए स्पेशल descriptive term mind stuff, which is the contaminated state of the UDM as self mind in an individual engrossed in brain processes। अब ये जो चिट्ठी अंदर आती है उसको महर्षि पतंजलि उसको माइंड स्टफ कहते हैं, मतलब मन की सामग्री, जो मन के जो कंटेंट है जो है वो ये माइंड स्टफ कहते हैं उसको। और ये माइंड स्टफ जो है वो अंदर जो ये प्रोसेस में माइंड स्टफ का एक रोल है, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ये माइंड स्टफ के बिना थिंकिंग प्रोसेस बनती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब चिट्ठी हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम में आती है तो तब कंटिन्यूमेट हो जाती है, मतलब कि वो प्रदूषित हो जाती है थोड़ा सा उसके अंदर, जैसे कि प्रोड्यूसन आ जाता है, मतलब कि प्योर फॉर्म में वो आ नहीं सकती, क्योंकि उसका प्योर फॉर्म तो एकदम वो नेचुरल स्टेट है। अब वो जब अंदर आती है तो वो कंटेमिनेट हो जाती है। और इसके द्वारा कंटेमिनेट क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है और ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पड़ी है वो मेमोरी खुद ही कंटेमिनेटेड है, और इसीलिए जो इम्पल्स जो आता है वो हमारा जो अंदर इम्पल्स है और मेमोरी पैटर्न दोनों एक समान होने चाहिए, तभी उस प्रकार का विचार बनता है। तो फिर आगे जाके ये दोनों मिलके विचार की प्रोसेस बनती है। पर अब जो चिट्ठी अंदर आई है वो थोड़ी प्रदूषित हो चुकी है और इससे जो बना है वो सेल्फ माइंड बना है। इन द सॉन्ग ऑफ महामुद्रा इट इज रिटन, अब किसी ने कोई महामुद्रा सॉन्ग लिखा हुआ होगा, किसका है वो पता नहीं है, पर उसमें बहुत अच्छी और गहरी बात बताई हुई है और चिट्ठी की बात ही है, माइंड की बात है। इन स्पेस शेप एंड कलर्स फॉर्म बट neither by black or white is space tinged। तो जो स्पेस है, अवकाश है, उसके अंदर शेप होते हैं, कलर्स होते हैं और फॉर्म भी होते हैं, और वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं। पर ये जो है स्पेस के अंदर इस तरह की एक झलक मिलती है हमारे अंदर। वो जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो अलग अलग कलर के अंदर होते हैं, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं। वही एक स्पेस की एक झलक इस तरह हमें मिलती है। फ्रॉम द सेल्फ माइंड ऑल थिंग्स इमर्ज, द माइंड यूडीएम बाय वर्च्यूज एंड बाय वाइसिस इज नॉट स्टेन्ड। अब जो हमारा सेल्फ माइंड बनता है, हमने आगे देखा कि भाई चिट्ठी अंदर आई तो सेल्फ माइंड बन गया। तो सेल्फ माइंड से जो सेल्फ माइंड बना है, तो पर उससे जो चिट्ठी के खुद के जो उसके अंदर जो सद्गुण और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उससे कुछ कलंकित नहीं होती है। चिट्ठी की जो स्थिति है वो जो है वो ऐसी रहती है। तो ये क्योंकि ये सेल्फ माइंड बनता है तो अपने व्यक्ति के अंदर वो कंटिमिनेट होती है, पर चिट्ठी वो खुद जो है वो उसकी स्थिति कंटिमिनेट नहीं होती है, वो सेल्फ माइंड बना वो कंटिमिनेट है। इसीलिए यहाँ जो व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण दुर्गुण पड़े हैं उससे वो चिट्ठी दूषित नहीं होती है, कलंकित नहीं होती है। ये वर्च्यूज एंड वाइस जो है वो व्यक्ति के है, सेल्फ माइंड के है। डू नाउट विद द बॉडी बट रिलैक्स। तो शरीर जो है वो शरीर को एकदम रिलैक्स रखना है, विश्रांत की स्थिति में रखना है। शट फर्म द माउथ एंड साइलेंट रिवेंट लाइक ए होलो बाम्बू।
अब वो आगे आएगा। होलो बाम्बू की तावरिया जी ने एक प्रैक्टिस दी है कि हमारा पूरा बॉडी एज इफ वो होलो बाम्बू है और इसको किस तरह हमें देखना है। तो होलो बाम्बू की तरह उसको देखना है। इसके लिए शट फर्म द माउथ, तो हमारे मुख को एकदम बंद कर देना है और एकदम साइलेंट, एकदम शांत हो जाना है। रेस्ट एट ईज योर बॉडी, तो अभी बॉडी को एक आराम की स्थिति में ला देना है। गिविंग नॉट टेकिंग, पुट योर माइंड एट रेस्ट, यहाँ कुछ लेना देना कुछ नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, माइंड एकदम रेस्ट के अंदर है, कोई विचार भी नहीं उत्पन्न होते हैं, न कुछ लेने देने की अंदर कुछ प्रक्रिया चल रही है, बस एकदम शांति है और बॉडी, मन के अंदर शांति है और बॉडी पूरा रिलैक्स स्थिति के अंदर है। सीज ऑल एक्टिविटी, लेट थॉट राइज एंड फॉल एज दे विल लाइक द ओशन वेव्स। अब हम जब कोई समंदर के किनारे जाते हो तो देखते हैं कि भाई उसके जो वेव्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके जो वेव्स आते हैं। तो इसी तरह हमारे माइंड की जो एक्टिविटी है, जो थॉट जो है, वो ऐसे इसकी एक्टिविटी को तो हमें कम कर देना है, बंद कर देना है। पर हो सकता है कि विचार आते हैं, उत्पन्न होते हैं और वो फिर निकल जाते हैं, तो इसको खाली देखते रहना है। एक्टिविटी और कुछ नहीं है, एक दृष्टा भाव के द्वारा हमें जो विचार आते हैं और चले जाते हैं, उसका दृष्टा भाव धारण करके उसको खाली देखते रहना है। इफ विदाउट एफर्ट यू रिमेन लूजली इन द नेचुरल स्टेट, सून महामुद्रा यू विल विन एंड अटेन द नॉन अटेनमेंट। तो अगर वो उसमें अभी ऐसी स्थिति बनानी है हमें कि कोई ज़्यादा हमें एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम एकदम रिलैक्स स्थिति के अंदर है और शिथिलता हमारे अंदर एक नेचुरल स्टेट में जो है वो बॉडी माइंड जो है वो शिथिल स्थिति के अंदर अब आ चुका है। और वहाँ से फिर महामुद्रा चालू होती है और महामुद्रा को हम जीत सकते हैं और जो अप्राप्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अटेन द नॉन अटेनमेंट, जो अप्राप्य है, ऐसी जो चीज़ है अंदर जो पड़ी है, जो अप्राप्य है, जो बहुत मुश्किल है जिसको प्राप्त करना, ऐसी चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। Whoever clings to self mind sees not the truth of what is beyond the mind and stare naked without brain processes. Whoever clings to self mind sees not the truth, तो जो माइंड के परे जो सत्य है वो सेल्फ माइंड देख नहीं सकता है। जो व्यक्ति जो सेल्फ माइंड के साथ चिपका हुआ है वो व्यक्ति मन के परे किया है, बियॉन्ड माइंड किया है, वो देख नहीं सकता और उसको एक तक नज़र से देख भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। स्टेयर नेकेड, एक टुक नज़र से उसको एक तक नज़र से जैसे देखते हैं ना, इस तरह वो जो ट्रूथ है उसको देखना होता है। पर जब माइंड बीच में आ जाता है, माइंड के साथ हम चिपक जाते हैं, तो ये स्थिति बनती नहीं है। हम ट्रूथ को इस तरह हम देख नहीं सकते। स्टेइंग थस इन द अनबॉर्न ड्रीम, all appearance will dissolve. The supreme undertaking transcends all this and that. तो अनबॉर्न ड्रीम जो है वो जो अनजन्मा क्षेत्र है जहाँ अभी कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वहाँ रहना है, ऐसी स्थिति के अंदर रहना है कि जहाँ कुछ अभी जन्मता ही नहीं है। और जब विचार हमारा बंद हो जाता है तभी ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे अनबॉर्न ड्रीम जैसी, क्योंकि अभी वहाँ कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है, ऐसी एक स्थिति बन जाती है। और जो उपस्थिति है वो सब उपस्थिति भी डिसॉल्व हो जाती है, वो भी उसका सब चीज़ों का लय होता जाता है, वो पिघलती जाती है। और परमात्मा यहाँ वचन देते हैं कि ये सब ये जो है, जो भी कुछ है इसके अंदर, वो चीज़ सब चीज़ें जो है वो शांत हो जाती है, ऐसा शांत हो जाती है, इस तरह का एक स्थिति बनती है। और परमात्मा भी इस तरह का वचन देते हैं
ऐसी कोई बातें इस सॉन्ग के अंदर, एक गीत महामुद्रा की गीत के अंदर लिखा गया है। तो इन शॉर्ट ये महामुद्रा का बात ये है कि अंदर माइंड को किस तरह शांत कर देना है, और यूडीएम जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, वही हमारा इंडिविजुअल माइंड का कब्जा ले लेता है, और हमारा इंडिविजुअल माइंड रहता ही नहीं है। फिर यूडीएम जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वही अंदर फंक्शन करता है। तो योगी की अंतिम स्थिति होती है वो इस तरह की होती है, जब एनलाइटनमेंट होता है तो फिर उसका सेल्फ माइंड जैसा कुछ रहता नहीं है, पर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही उसके द्वारा काम करता रहता है, और उसकी इच्छा से ही वो योगी जो भी कुछ करता है, वो जो अंदर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड आता है उसकी कारण या उसकी मर्जी से ही वो सब कुछ होता रहता है। व्हाट इज महामुद्रा? It is a teaching that leads to realization of the primordial mind, the UDM or the Dharmakaya, and to know and experience the void, nothing or emptiness. तो यूडीएम, ये महामुद्रा क्या है? तो कहते हैं कि भाई जो यूडीएम जो है, जिसको प्राइमोडियल माइंड भी कहते हैं, जो आदि मन जिसको कहते हैं, या इसको धर्मकाया भी कहते हैं। अब ये धर्मकाया शब्द जो है वो बौद्धिज्म का है। बौद्धिज्म के अंदर 3 प्रकार की काया बताई गई है, निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया। तो जिसको हम फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी कहते हैं, वही ये 3 चीज़ है। जो निर्माण काया मतलब फिजिकल बॉडी या सेल्यूलर बॉडी, संभोग काया मतलब एस्ट्रल बॉडी या मॉलिक्यूलर बॉडी, और धर्म काया मतलब हमारा जो मेंटल बॉडी जो है वो या इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। तो वो जो मेंटल बॉडी है वो बहुत एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, तो वो यूडीएम से बहुत नज़दीक का है। इसीलिए यहाँ यूडीएम और धर्म काया कहा है कि ये लगभग दोनों एक जैसे ही है। तो ये जब महामुद्रा का जो है उसका जो टीचिंग है वो व्यक्ति को इस तरह का यूडीएम का रियलाइजेशन, उसका साक्षात्कार कराता है, और इस चीज़ का एक्सपीरियंस कराता है कि जो वॉइड, नथिंग और एम्प्टीनेस है, मतलब ये जो है ये चीज़ जो है वो जन लोक की है। जन का जो स्टेट जो है वो वॉइड है, नथिंगनेस है और एम्प्टीनेस है। तो जन मतलब हमारे अंदर आत्म तत्व। तो आत्म तत्व का जो है एक उसकी स्थिति या वो जो है उसके साथ जो कुछ संलग्न है वो उसको हम वॉइड कह सकते हैं, नथिंगनेस कह सकते हैं और एम्प्टीनेस भी उसको कह सकते हैं। तो 2 चीज़ यहाँ महामुद्रा से ये होता है। एक तो यूडीएम का रियलाइजेशन उसको भी जान सकता है और उसका भी एक्सपीरियंस साधक को हो सकता है। इट इज़ टू लेट द माइंड रिमेन इन इट्स ओन नेचुरल स्टेट। तो ये जो है महामुद्रा के अंदर माइंड को एक नेचुरल स्टेट के अंदर रहने देना है। और नेचुरल स्टेट क्या है? वो जो यूडीएम का स्टेट है वही माइंड का नेचुरल स्टेट है। If to this mind one adds and subtracts anything, it is then not the ordinary mind, the UDM flowing through the individual, but so-called mind object, the self mind. तो ये जो अगर माइंड के अंदर कुछ हम ऐड करते हैं या उसमें कम करते हैं, इसको अंदर कुछ बढ़ाते हैं या कम करते हैं कुछ भी, तो वो यूडीएम नहीं है। जो यूडीएम हमारे अंदर इंडिविजुअल माइंड में आया है वो नहीं है, वो फिर उसको माइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं या इसको सेल्फ माइंड कहा जाता है। तो सो कॉल माइंड ऑब्जेक्ट और सेल्फ माइंड। जो यूडीएम जो अंदर आता है उसके अंदर कोई प्रोसेस होती ही नहीं, बस वो आ रहा है और वो उसको जो करना है वो कर रहा है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है या उसमें से कुछ कम नहीं करना है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए अंदर। पर होता क्या है कि जब यूडीएम अंदर आता है तो ब्रेन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कंप्यूटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी हम जोड़ते हैं और कंप्यूटर कैसे चालू हो जाता है, उसको हम ऑपरेट करते हैं। इस तरह जब ये चित्ती शक्ति जब इनकमिंग इम्पल्स के रूप में अंदर आती है तो हमारी ब्रेन प्रोसेस चालू हो जाती है, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल अभी है नहीं उसके अंदर।
हमें पता भी नहीं लगता है कि ये इनकमिंग इम्पल्स आया और हमारा विचार बनना चालू हो गया। ये एकदम ऑटोमेटिक सबकी क्रियाएं बनती रहती है, दिन भर बनती रहती है, और रात को निद्रा में होते हैं तब भी बनती रहती है। तो हमारे अंदर ये जो है वो, अगर साधक के अंदर कुछ एडवांसमेंट होता है, अगर वो कुछ पहुंचा हुआ होता है, तो वो फिर यूडीएम को जान सकता है और उसको यूडीएम को ब्रेन प्रोसेस से अलग न्यूट्रल वो रख सकता है। पर नॉर्मल व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं होता है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज यू कैन कीप योर सेल्फ अवेयरनेस और रादर वेकफुलनेस, नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल स्टिल प्रैक्टिसिंग महामुद्रा। तो ये यहाँ दूसरी भी बात बताते हैं कि भाई महामुद्रा की प्रैक्टिस कब चालू रहती है, कि भाई आपका अंदर अभी थिंकिंग प्रोसेस नहीं बन रही है, या शायद बन भी रही है तो आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस मेंटेन रहती है, आपके अंदर पता है, एक वेकफुलनेस है अंदर, एक जागृति है इस प्रकार की कि आपको पता है कि अंदर क्या चल रहा है। अगर आप जानते हैं कि अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी है और सेल्फ अवेयरनेस भी है, तो आपको पता है कि अंदर क्या प्रोसेसेस चल रही है, तो वो प्रैक्टिस भी महामुद्रा ही है। दिस इज पॉसिबल इन स्टेज बी, 3B। तो 3B का जब स्थिति बनती है तब ये महामुद्रा की स्थिति बनती है। मतलब ये काफ़ी एडवांस एक स्थिति कह सकते हैं महामुद्रा की। तो दो बातें इसमें एक उभर के आती है कि महामुद्रा एक प्रैक्टिस भी है और दूसरा एक रिजल्ट भी है, एक परिणाम भी है। महामुद्रा के अंदर परिणाम के रूप में ये चित्ती अंदर आती है और वो खुद सब संभाल लेती है, और दूसरी जो प्रैक्टिस है उसमें हमें ये माइंड को शांत करना है, और जिस तरह विचार उत्पन्न होते हैं और निकलते हैं उसको दृष्टा भाव से देखना है, और जैसे उन्होंने होलो बाम्बू की बात की है, इस तरह सब करना होता है, वो महामुद्रा की प्रैक्टिस है। पर रिजल्ट ये है कि यूडीएम जब अंदर काम करती है तो जब उसको पता चलता है वो 3B के स्टेज के अंदर, वो फिर महामुद्रा की एक परिणाम की स्थिति है। महामुद्रा प्रैक्टिस इज अवेयरनेस और वेकफुलनेस विदाउट कंटेंट, दैट इज विदाउट अननेसेसरी ब्रेन प्रोसेस। तो महामुद्रा की प्रैक्टिस के अंदर पहली बात ये भी अभी हम देखने हैं कि उसमें कोई ब्रेन की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। मतलब मन एकदम शांत हो गया, जो माइंड मॉडिफिकेशन, मतलब चित्तवृत्ति जो है, वो जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है वो वहाँ यहाँ इसका निरोध हो गया, चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति यहाँ बन जाती है, और खाली एक वेकफुलनेस या अवेयरनेस की स्थिति बन जाती है। UDM is wakefulness by itself, and in that state it is all knowing and all wise. अब देखो एक दो शब्द भी हमें समझने पड़ेंगे जो कि UDM के साथ जुड़े हैं, और एक दूसरा जो है वो आत्म तत्व के साथ जुड़ा है। दो शब्द हमारे अंदर यहाँ प्रचलित होते हैं, एक अवेयरनेस और एक कॉन्शियसनेस। तो अवेयरनेस जो है वो UDM की कैरेक्टरिस्टिक है, या UDM से जो उत्पन्न होता है, बनता है, और या खुद कहे कि UDM जो है वही अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयरनेस एक एनर्जी है, और UDM भी जो डिवाइन माइंड है उससे ही ये अवेयरनेस की ये बनती है। तो अवेयरनेस जो है वो दैट इज रिलेटेड टू UDM, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या चित्ती, और कॉन्शियसनेस जो है वो डिवाइन फ्रेगमेंट या डिवाइन होलनेस की क्वालिटी है। तो ये दो शब्द जो है उसका हमें सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। कई बार लोग अवेयरनेस की जगह पर कॉन्शियसनेस शब्द का उपयोग करते हैं, और कुछ हम करते हैं, और जब हम थोड़े अंदर से जागृत हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कॉन्शियस हो गए। ये कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस तो जब आत्म तत्व जब प्रकट होता है, और आत्म तत्व जब उसका एक स्थिति बनती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस के अंदर थी या रमन महर्षि के अंदर थी, तो वो एक आत्म तत्व की एक स्थिति होती है, वहाँ कॉन्शियसनेस होती है। पर ये जो अवेयरनेस है वो UDM की स्थिति है, और वो भी बहुत ऊंची है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस है वो तो बहुत लिमिटेड है। UDM के अंदर जो अवेयरनेस है वो एकदम वास्ट है, 100% अवेयरनेस है। उसमें से कुछ अवेयरनेस हमारे अंदर आती है, इसीलिए हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम चलता है। हमें
हर चीज़ की हमारे अंदर अवेयरनेस एक अपने आप में कुछ प्रकार की, क्योंकि ह्यूमन फ्रेम इस तरह की है कि वो कुछ प्रकार की अवेयरनेस जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो उसको कामकाज करना है, उसको क्या बोलना है, उसको सुनना है, उसको इंटरप्रेट करना है, कार चलाना है, तो हर जगह पर अवेयरनेस का उपयोग उसको करना पड़ता है। तो ये एक मैकेनिज्म ऐसा है। और योग की दृष्टि से हम जानते हैं कि मूलाधार स्वाधिष्ठान का एरिया है, वहाँ से हमारे अंदर निरंतर ये अवेयरनेस की ऊर्जा अंदर चालू रहती है। हर समय जो इनकमिंग इम्पल्स आता है उसके साथ में जो ये अवेयरनेस जो है वो मूलाधार स्वाधिष्ठान से हमारे अंदर आती रहती है। तो ये एक अवेयरनेस यूडीएम का एक पार्ट है, और जो कॉन्शियसनेस है वो हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट या डिवाइन होलनेस है, उसका भाग है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यूडीएम इज वेकफुलनेस बाय इटसेल्फ। वो यूडीएम अपने आप में ही एक प्रकार की जागृति है, एंड दैट स्टेट इज ऑल नोइंग। और वो जो स्थिति है और ऑल नोइंग और ऑल वाइज है, मतलब कि एक प्रज्ञा की स्थिति है, बुद्धिमत्ता की स्थिति है। विजडम एंड लाइट बीइंग सिनोनिमस। अब जो विजडम है, जो अंदर जो बुद्धिमत्ता या जो प्रज्ञा अंदर प्रकट होती है, या एक अंदर लाइट अंदर प्रकट होती है, वो दोनों सिनोनिमस है, वो एक ही चीज के दो पहलू है, इस तरह के है। इट देन शाइन्स विथ ग्रेट रेडिएशन एंड टीचेस द इंडिविजुअल कंसर्न इंस्टेंटेनियसली बाय पिक्चर्स। अभी एक गैप भी आएगा, पर अब तब तक हम चालू रखते हैं, बाद में गैप के बाद फिर से जोड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि विजडम एंड लाइट बीइंग सिनोनिमस, इट देन शाइन्स विद ग्रेट रेडिएशन एंड टीचेस द इंडिविजुअल कंसर्न इंस्टेंटेनियसली बाय पिक्चर्स। अब जब ये प्रोसेस होती है, यहाँ विचार की प्रक्रिया नहीं बनती है, अंदर एक ये विजडम और जब लाइट की स्थिति अंदर आती है तो एक प्रकार के अंदर एक रेडिएशन अंदर आते हैं, एक प्रकार का किरणें आते हैं, और वो जो है वो उससे डायरेक्ट पिक्चर जनरेट हो जाता है, और इंस्टेंटली वो तुरंत ही उसके अंदर कोई विचार की प्रक्रिया बनती है, और विचार की प्रक्रिया के बाद में जो हमें समझ आता है, ऐसा नहीं है। जब ये विजडम की स्थिति बनती है और अंदर लाइट भी प्रकट होती है, तो वहाँ एक पिक्चर्स के फॉर्म में व्यक्ति को अनुभूति होती है, थिंकिंग प्रोसेस के रूप में नहीं। नेदर इनकमिंग इम्पल्सिस नॉर द आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न्स मिंगल विद द यूडीएम इन दिस स्टेज। तो यहाँ कोई इनकमिंग इम्पल्स और उसको आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न्स के साथ में उसको जोड़ना, ये कुछ यहाँ कुछ होता ही नहीं है। ये यूडीएम का स्टेज के अंदर ऐसा कुछ होने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक परसेप्शन बन जाता है। द ब्रेन कंप्यूटर प्रोसेसेस डू नॉट टेक प्लेस विद द यूडीएम इन दिस स्टेज, डू नॉट टेक प्लेस हैंस विदाउट कंटेंट। तो ये जो ब्रेन प्रोसेस है वो यहाँ कोई बनती ही नहीं, ब्रेन प्रोसेस ही नहीं होती है यहाँ विदाउट कंटेंट है। मतलब एक जागृति के अंदर एक स्थिति है, वहाँ खाली यूडीएम जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की स्थिति है। सेज पतंजलि डिस्क्राइब्स दिस स्टेज एज फ्री फ्रॉम ब्रेन कंप्यूटर प्रोसेसेस। तो महर्षि पतंजलि उसको कि भाई ये ब्रेन कंप्यूटर से अलग चिट्ठी की अपने आप में एक चिट्ठी का अपने आप में होनेपन होता है, वो चिट्ठी वहाँ अपने आप में एक है, और ब्रेन प्रोसेस वहाँ अभी नहीं चल रही है। दिस इज स्टेज 3B प्रॉपर। तो ये सही ढंग का 3B है। अब वो बताते हैं ब्रैकेट में, वी हैव टॉक्ड अबाउट द नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। तो पहले नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो बताया है। वी हैव सजेस्टेड द एक्सरसाइज ऑफ लुकिंग इनसाइड द हेड, आर्म, लेग्स एंड बॉडी एज इफ द बॉडी इज ऑल कंप्लीटली होलो लाइक ए बाम्बू। तो ये एक्सरसाइज उन्होंने आगे पहले दी थी, और जो डिस्कोर्सिस है उसके अंदर भी ये एक्सरसाइज बताई हुई है। तो इसके अंदर व्यक्ति लेटकर एकदम आराम की स्थिति में, जैसे महामुद्रा में किस तरह बताया, एकदम ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति आ जाती है,
और अंदर से अपने बॉडी को देखता है, जैसे कि वो अपनी अवेयरनेस से ये पूरा अंदर का बॉडी देखता है, अंदर की ओर से वो हेड जैसे कि खाली है, एक हेड के अंदर कुछ नहीं है ऐसा वो अंदर से फील करता है। फिर आर्म जो है, हाथ, तो दोनों हाथ जो है वो अंदर से वो एक फील करता है, अंदर से उसको सेंस करता है। इस तरह पैर और पूरा बॉडी जो है वो जैसे एक बम्बू होता है, एक बांस का एक जो बड़ा लट्ठा होता है, वो कैसे अंदर से पोला होता है, इस तरह हमारा बॉडी अंदर से होलो है, एकदम खाली है। इस तरह हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस उन्होंने बताई है। थोड़ी डिफ़िकल्ट इस माने में है कि अगर आपकी सेंसिटिविटी नहीं है तो आप इस तरह का फीलिंग ले नहीं सकते, क्योंकि चित्त को ब्रेन की ओर ले जाना है और अंदर से फील करना है कि अंदर जैसे कि ब्रेन जैसा कुछ है ही नहीं, पूरा खाली है हेड। और इसी तरह हाथ, पैर, पेट का हिस्सा या पूरे बॉडी का हिस्सा जो है वो अंदर से जैसे खाली है, जिस तरह बम्बू खाली होता है, इस तरह। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जिसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी हो वही इसका अनुभव ले सकता है। वी हैव सीन इन द प्रैक्टिस ऑफ सीजिंग ऑल एक्टिविटी and letting our thoughts rise and fall as they may. The upgrading of awareness practices are just that. We have agreed to do this for 5 minutes of mental exercise daily. तो ये दूसरी प्रैक्टिस उन्होंने दी है जो कि अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस के अंदर हम एक तो प्रिज्म की एक्सरसाइज करते हैं जो रोज 5 मिनट करनी होती है, जिसके अंदर विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर हम उसके ऊपर ही ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ रुक के फिर से ज्वाइंट होते हैं। तो ये दो प्रैक्टिस जो है वो हम कर सकते हैं। एक जो होलो बम्बू की तरह बॉडी को देखना है, और दूसरा जो है वो ये जो प्रिज्म की एक्सरसाइज या विचार जो उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं उसको दृष्टा भाव से देखने की प्रैक्टिस, ये दो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इन द योग सूत्र से पतंजलि एक्सप्लेन्स what is incorrect thinking, what is correct thinking, what is the process of correct thinking, what are the obstacles to correct thinking। तो महर्षि पतंजलि ने ये योग सूत्रों के अंदर बताया है, जैसे कि उन्होंने 5 प्रकार की वृत्ति बताई है, उसके अंदर यही बताया है 5 प्रकार की वृत्ति जो है वो शुरू में ही बताया है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये 5 प्रकार की है, उसमें जो प्रमाण है वही करेक्ट थिंकिंग है, और विपर्य मतलब इनकरेक्ट थिंकिंग। तो इस तरह का पतंजलि ने उसकी प्रोसेस वगैरह सब बताया है। और वो करेक्ट थिंकिंग के अंदर क्या ऑब्स्टिकल्स है, उसके अंदर क्या विघ्न उत्पन्न होते हैं, ये सब कुछ बताया हुआ है। दैट इज ही लीड्स टू रीडर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टेज diagram 1 to 2 to 3a, and then describes the stage of diagram 3b, which is free from all brain computer processes and free from factors like incoming impulses and identical memory patterns।
तो ये सब पूरी प्रक्रिया हम देखते हैं कि ये तावर जी ने 5 प्रकार के डायग्राम बताए हैं और उसके अंदर ही ये पूरी प्रक्रिया जो है वो होती है कि किस तरह पहले एक सामान्य व्यक्ति के अंदर विचार की प्रक्रिया होती है, साधक के अंदर क्या होता है, फिर एक पॉइंट के ऊपर ये सब जो विचार की प्रक्रिया है, मतलब इनकमिंग इम्पल्स और आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न का होना, ये सब भी सब बंद हो जाता है। क्योंकि दूसरी तरह समझे तो हमने एक बार देखा था कि भाई हमारे अंदर 2 वाल है, 2 वे स्विच की तरह काम करता है। एक वाल जो है वो मूलाधार के पास में है, मतलब कि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसके निचले हिस्से में एक वाल है और दूसरा वाल जो है वो हमारा तालुका के अंदर है। तो दोनों में से एक ही वाल खुला रहता है, वो 2 वे स्विच की तरह है। पर अभी तो क्या है कि हमारा सुषुम्ना के नीचे का वाल जो है वो परमानेंटली बंद है, जन्मों जन्म से उसको खोलने की साधना करनी पड़ती है और वो हमने की नहीं है। इसलिए हमारा इम्पल्स जो है वो हमेशा ईदा और पिंगला से होके ही तालुका तक पहुंचता है और ब्रेन के अंदर जाके विचार बनते हैं। जब ये खुल जाता है वाल सुषुम्ना के नीचे का, तब जो इम्पल्स आएंगे सुषुम्ना थ्रू, जो अगर इम्पल्स जाएगा तो वो ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचेगा, तो फिर वहाँ विचार प्रक्रिया बनने का संभावना नहीं बनती है। तो 3B की स्थिति के अंदर अभी साधक यहाँ तक पहुँच चुका है कि अभी नीचे का वाल को वो खोल सकता है और इनकमिंग इम्पल्स को ऊपर जाने देता है, पर ब्रेन के अंदर मेमोरी पैटर्न के साथ उसको मिक्सअप नहीं होने देता है। वो एकदम ऊपर के जो हिस्सा है ब्रेन का, ब्रेन सॉइल ऊपर का भाग है, वहाँ से वो आगे की ओर चले जाता है। तो ये सब तावरिया जी ने पूरी प्रक्रिया बताई हुई है। इन शॉर्ट, द यूडीएम when in its natural state is described as follows। अब योग सूत्र के अंदर चिट्टी का या यूडीएम जो है उसको किस तरह डिस्क्राइब किया है, उसके 4 सूत्र यहाँ उन्होंने बताए हैं। पहला जो है वो बुक 1 का 47, मतलब समाधि पाद जो है उसका 47 सूत्र है। उसमें क्या कहते हैं, व्हेन द योगी रीचेस दिस सुप्रीम कंटेम्पलेटिव स्टेट the acquires the pure spiritual realization through the balance quiet of the चित्त माइंड तब। तो यहाँ क्या स्थिति बनती है कि जब योगी ऐसी स्थिति के ऊपर आता है कि जहाँ उसको कंटेम्पलेटिव स्टेट, मतलब एक समाधि की एक स्थिति अंदर बन जाती है और वहाँ वो एक जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, आध्यात्मिक साक्षात्कार उसको वहाँ होता है, किसके द्वारा, थ्रू द बैलेंस क्वाइट ऑफ द चित्त। तो चित्त जो है वहाँ एकदम शांत संतुलित हो गया है, वहाँ कोई चित्त का उपद्रव है नहीं, कोई वहाँ चित्त की वृत्ति भी उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए वो एक समाधि की स्थिति के अंदर वो आध्यात्मिक साक्षात्कार कर सकता है योगी। दूसरा सूत्र है 149, हिज पर्टिकुलर परसेप्शन इज यूनिक एंड रिवील्स दैट विथ द rational mind using testimony, inference and deduction cannot reveal। तो अभी यहाँ उसकी स्थिति कैसी हो गई है कि उसका परसेप्शन जो है एकदम यूनिक हो जो गया है, एक अलग प्रकार का हो गया है। और जो रैशनल माइंड जिस तरह काम करता है, अब वहाँ इस तरह का इसका माइंड काम नहीं करेगा। रैशनल माइंड के अंदर क्या होता है कि टेस्टिमनी, इन्फ्लुएंस और डिडक्शन, ये 3 प्रकार से रैशनल माइंड काम करता है। उसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ों को हमारे शास्त्र के अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द के द्वारा बताया है, टेस्टिमनी, इन्फ्लुएंस एंड डिडक्शन। तो कि कोई भी चीज़ का जो प्रमाण है, जो कोई चीज़ को हमें जानना है, तो 3 प्रकार से हम जान सकते हैं। उसका या प्रत्यक्ष अनुमान अनुभव होता है या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि दूर भाई बहुत धुआं देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई वहाँ धुआं है तो आग भी हो सकती है, तो उसको अनुमान कहते हैं। और आगम, ये भी एक है, आगम के अंदर जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं उसको भी हम प्रमाण मानते हैं। प्रमाण मतलब कि राइट थिंकिंग। तो यहाँ ये रैशनल माइंड के तरह अभी इसका माइंड काम नहीं करता है। अब ये एक यूनिक
रूप में काम करता है। फिर सूत्र 1550 में बताते हैं 150 मतलब चैप्टर 1 सूत्र 50, इट इज हॉस्टाइल टू और सुपरसीड्स ऑल अदर प्रीवियस इम्प्रेशंस। तो अभी जो उसके अंदर जो आगे की जो इम्प्रेशंस है, आगे के जो संस्कार है उसके अंदर, वो सब जो है वो सुपरसीड हो जाते हैं, वो सब बर्खास्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या कहे उसका विरोध हो जाता है, वो रहते नहीं हैं। अब ये जब इस तरह की जब स्थिति बनती है, उसके अंदर कंटेम्पलेटिव स्टेट बनता है, उसके बाद में वो प्रीवियस जो इम्प्रेशन है, जो भूतकाल की मेमोरी जो है, वो सब चली जाती है। और सूत्र 51, when this stage of perception is itself also superseded, that is when 3B stage is left behind and one reaches stage 3C, then is pure samadhi achieved। तो लास्ट में एक ये समाधि की स्थिति बनती है कि यहाँ फिर अब परसेप्शन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। यहाँ जो 3B के अंदर जो खाली जो स्थिति थी, उससे उसको वो उससे भी आगे निकल जाता है, जिसको 3C की स्थिति कहते हैं को, या उसको प्योर समाधि की स्थिति कहते हैं। वहाँ तक पहुँच जाता है 3C की स्थिति, और ये सबसे परे की स्थिति है। We have noted earlier that the incoming impulses and the identical memory patterns have color, sound and vibrations, and this bring recognition। अब हम जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं और जो हमें अंदर कुछ बोध होता है, हमें पता चलता है, हम जान सकते हैं, तो वो इसका कारण क्या है कि एक तो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया, दूसरा वो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को मिला, और इससे जो चीज़ बनी उससे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। पर इसके अंदर तीन चीज़ होती है, कलर, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो कोई भी जो विचार बनते हैं तो उसके अंदर एक विचार बनते हैं वो, और जो हमने देखा है बाहर कुछ ऑब्जेक्ट, वो तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये तीन चीज़ होती है, कलर, साउंड एंड वाइब्रेशन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर ये कलर, साउंड और वाइब्रेशन नहीं होते हैं। बट the very high vibrations of UDM by itself, if unmixed, are so high that radiation takes place in the registration area and one learns and understand by picture and sounds। तो ये एक दूसरी अंदर की स्थिति बताते हैं कि अगर यूडीएम अपने आप में जो अंदर जो आती है और वो उसकी स्थिति बना के रखती है, जिसके बहुत हैवी वाइब्रेशन है, हाई क्वालिटी के वाइब्रेशन है, तो यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर एक प्रकाश का एक रेडिएशन का रूप वो ले लेती है, रेडिएशन जैसा लगता है, और वहाँ वो जो है वो पिक्चर और साउंड के रूप में उसको तुरंत वहाँ पता चलता है। जो आगे भी हमने देखा कि फिर वहाँ प्रोसेस नहीं होती है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है, पर डायरेक्ट एक पिक्चर वहाँ क्रिएट हो जाता है। जब इस तरह यूडीएम वो अपना ओरिजिनल स्टेट के अंदर आती है और काम करती है, तब साधक को ऐसा अनुभव होता है। यहाँ जो फ्रंट ब्रेन है वहाँ इस तरह ऐसा कि जैसे एक रेडिएशन वहाँ है और एक इंस्टेंट वहाँ उसको जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है, वहाँ थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है। सो रिकग्नाइजेशन और द स्लो प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज इज नॉट नीडेड। अभी हमारी प्रोसेस ये है कि हम ये विचार की प्रक्रिया चलती है, हम पहचानते हैं और फिर नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं और जानते हैं कि हाँ ये स्थिति ये है, या ये बाहर ये ऑब्जेक्ट ये है, ऐसा जो कुछ बाहर की चीज़ है इस तरह हम जानते हैं। पर वो जब अंदर की ऐसी स्थिति बनती है तो वो अलग प्रकाश की स्थिति होती है, रेडिएशन की स्थिति है, और इसको ही इंट्यूशन कहते हैं। दिस इज टर्म्ड इंट्यूशन। तो वो एक अंदर की इंट्यूशन की स्थिति में या अंतर्ज्ञान की स्थिति इस तरह अंदर बनती है। मतलब वो अभी वो ब्रेन के प्रोसेस की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे स्टेज पर आ गया कि माइंड या ब्रेन जो है वो मेमोरी का उपयोग करने की उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट परसेप्शन इसका होना बनता है। इट मीन्स that for those few moments when
the UDM is in its natural state as well. The individual self-mind is in natural state. One can learn anything, for one is in tune with the all-knowing and all-pervading UDM and can know anything worth knowing in all the three universes, भू भुव स्वाहा। तो ये दो चीज़ होती है कि एक तो यूडीएम प्योर स्टेट में, उसके नेचुरल स्टेट में अंदर आती है, और हमारे अंदर वो आने के बाद भी उसका वो नेचुरल स्टेट बना रहता है। इंडिविजुअल जो सेल्फ माइंड बनता है वो भी एक नेचुरल स्टेट के अंदर ही रहता है, उसके अंदर मेमोरी का फंक्शन चालू नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ जब बनती है अंदर, तब वो कुछ भी सीख सकता है, समझ सकता है, और इंस्टेंटेनियसली वो तुरंत के तुरंत सीख सकता है। उसको कोई ब्रेन की प्रोसेस के बिना भी ये सारी चीज़ वो सीख सकता है। और भू भुव स्व के अंदर क्या है वो उसको जानना है, तो वो सब कुछ वो इस तरह इस प्रक्रिया के द्वारा जान सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि यूडीएम जो है वो भू भुव स्व तीनों लोक के अंदर फैली हुई है। तो अगर यूडीएम का हम एक छोर पकड़ लेते हैं, यूडीएम को ही पकड़ लेते हैं, तो उसके द्वारा हम कहीं भी पहुंच सकते हैं और कुछ भी जान सकते हैं। जैसे तावरिया जी बताते थे कि भाई अवेयरनेस का मतलब क्या है, कि अवेयरनेस मतलब ये यूडीएम की बात है, अवेयरनेस। तो कि भाई मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और अमेरिका में क्या चल रहा है वो अगर यहाँ बैठे बैठे मैं देख सकता हूँ, तो ये जो है वो मेरी अवेयरनेस अभी इतनी एक्सपांड हुई। इस तरह की वो कहते थे कि भाई एक सेंट की बोतल होती है, इतर की बोतल होती है, और जब इसको खोलते हैं तो पूरे रूम के अंदर उसकी जो सुगंध है वो फैल जाती है। इस तरह अवेयरनेस जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है अगर यूडीएम के, वो यूडीएम का ही पार्ट है, और हमारी इतनी कैपेबिलिटी अभी आ गई है कि उसको हम यूडीएम को पकड़ सकते हैं। तो वो उसके द्वारा हम तीनों लोग के अंदर क्या क्या चल रहा है वो कुछ सब कुछ जान समझ सकते हैं। The noise of the registration area and the section 3AB is no more, and in this silence within, a transformation slowly takes place, and one day suddenly it takes a firm grip as if the whole being is enveloped in a pale pink gold colored light। तो ये एकदम आगे की सब स्थितियाँ का यहाँ वर्णन बताते हैं कि जब इस तरह की यूडीएम प्योर स्टेट आता है नेचुरल स्टेट के अंदर, और अंदर माइंड का भी, हमारा इंडिविजुअल माइंड का भी नेचुरल स्टेट बनता है, तब फिर ये जो सेक्शन 3AB जहाँ मेमोरी पड़ी है इसका कोई उपयोग नहीं होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन फिर व्यक्ति का चालू हो जाता है, एक अंदर का रूपांतरण उसके अंदर चालू हो जाता है। और एक दिन सडनली उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसका पूरा बीइंग है वो जैसे कि कोई एक पिंक गोल्ड कलर की लाइट के अंदर वो एक लिपटा हुआ हो, एनवलप किया हुआ हो, जैसे लिपटा हुआ हो, इस तरह का लगता है कि उसका जो पूरा व्यक्तित्व है, समग्र व्यक्तित्व एक पिंक गोल्ड कलर की लाइट से भरा हुआ है, उसके आजू बाजू फैल रही है, उसका इस तरह इसको अनुभव होता है। The introduction of pause, the elimination of drifts, the corrective methods et al. Do change negative intensities to positive, that is make a person progress from diagram 1 to diagram 2 stage and with continuous practice reach diagram 3A stage। तो ये तावरिया जी ने, हम जानते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमें दी है हमारा प्रोग्रेस के लिए, कि एक सामान्य व्यक्ति जो डायग्राम 1 का है वो किस तरह फिर धीरे धीरे करके उसके IESM केंद्र चेंज होते हैं और डायग्राम 2 के ऊपर जाता है, मतलब कि उसका 5 to 2 और 1 की ओर जाता है, और फिर 3A मतलब अभी वो प्रत्याहार की स्थिति या IESM केंद्र के अंदर बैलेंस आ गया, ऐसी स्थिति के अंदर चला जाता है। और वो किससे, इसके लिए उन्होंने पोज की टेक्निक दी है, फिर ड्रिफ्ट के ऊपर हम काम करते हैं और ड्रिफ्ट को निकाल देते हैं, करेक्टिव अलग अलग मेथड्स, कलेक्टिव मेथड्स के अंदर ये सब रिफाइनिंग फेज, ये सब भी करेक्टिव मेथड्स ही है। तो ये सारी चीज़ें का हम उपयोग करते हैं, तब व्यक्ति के अंदर इस तरह का प्रोग्रेस आते हैं। और पोज की एक टेक्निक जो है वो
आपको उनके डिस्कोर्सेस के अंदर मिलेगी, वो जिसको वो उसको पोज या विराम, वेटिंग की स्थिति के भी कहते हैं। एक्चुअली एक योग सूत्र का सूत्र है, विभूतिपाद 3rd चैप्टर का 9वां सूत्र है, जिसके अंदर महर्षि पतंजलि ने ये पोज की टेक्निक बताई है। और वो तावरिया जी ने उसका इस तरह पोज के अंदर वो जो टेक्निक है उसके अंदर तो निरोध क्षण की बात है, निरोध संस्कार की बात है, तो उसको तावरिया जी ने एक पोज की टेक्निक के रूप में लिया है। तो ये सब चीज़ जब करते हैं हम, तब आगे जाके इस तरह हमारा प्रोग्रेस 1, 2 और 3A तक पहुंच सकते हैं। बट दिस करेक्ट लॉजिकल थिंकिंग विथ प्लस इंटेंसिटी which seems a very correct state is itself a limited and incorrect state। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो सब इनकरेक्ट होता है, तब जब आप थोड़ा सुधार करते हैं तो आप थोड़ा करेक्शन हुआ, पर ये थोड़ा करेक्शन हुआ मतलब ये नहीं हुआ कि अब पूरा सब करेक्शन ही हो गया, तो बाकी का हिस्सा तो अभी भी इनकरेक्ट है। इसीलिए ये करने के बावजूद भी बहुत सारा अंदर करेक्शन, तो कुछ तो करेक्शन हो गया है, तो बहुत सारा अभी इनकरेक्शन अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए कंपेरेटिवली ये अभी भी इनकरेक्ट स्टेट ही उसको माना जाएगा। थिंकिंग राइट और रॉन्ग, ऑटोमेटिक और लॉजिकल, binds a person in some manner, for such processes involve the mind, and as long as mind is involved, modifications of the mind takes place। अब जब कुछ भी है, आप अगर विचारना आपकी चालू है, वो सही है या गलत है वो सवाल नहीं, विचार जो है, विचार का होना अपने आप में ही ये बताता है कि भाई अंदर माइंड अभी एक्टिव है। और माइंड एक्टिव है मतलब कि आपके अंदर जो एक इन्वॉल्वमेंट की स्थिति अंदर बन जाती है, एक प्रोसेस जो चल रही है उसके अंदर माइंड इन्वॉल्व हो गया है। माइंड को हम जानते हैं कि सेपरेट रखना है, ब्रेन की प्रोसेस चालू होनी चाहिए, पर ब्रेन और माइंड दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक इन्वॉल्वमेंट की स्थिति बन गई, और इस स्थिति के अंदर फिर माइंड मॉडिफिकेशंस मतलब कि चित्तवृत्ति जो है वो बननी चालू रहती है। तो ये इसीलिए ये जो स्थिति चाहे कितनी भी करेक्ट लगे पर फिर भी वो इनकरेक्ट स्थिति ही है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस जब तक चालू है तब तक हमारे अंदर जो चित्तवृत्ति बनती रहती है, और चित्तवृत्ति बनती है तो वो सही स्थिति नहीं है। For the absolutely correct state is one that leaves brain and mind separate, each to work in its respective sphere। तो यही बात है कि क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेन माइंड ये शब्द नॉर्मल कोर्स में तो सब इतने भ्रष्ट हो गए और इतने इकट्ठे हो गए कि ब्रेन को ही माइंड कहते हैं, माइंड को ही ब्रेन कहते हैं। कोई समझता नहीं है कि ब्रेन एक अलग चीज़ है और माइंड अलग चीज़ है। पर ये ऐसी टर्म्स जनरली हम नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई मेरे मन के अंदर विचार चल रहे हैं। मन के अंदर विचार होते ही नहीं, वो ब्रेन के अंदर विचार होते हैं। मन तो जो है वो तो एक एनर्जी है, वो तो इनकमिंग इम्पल्स से जो अंदर ऊर्जा आई वो मन है, जिसको हम सेल्फ माइंड कहते हैं। तो और वो आया है, वो एनर्जी आई है, इसीलिए ये हमारा ब्रेन कंप्यूटर चालू हुआ है। पर हम गलत शब्दों का यूज़ करते हैं कि मेरे मन के अंदर ऐसा है, मेरा मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार, गलत विचार आते हैं। ऐसे जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो अपने आप में ही गलत है। वो सारी प्रक्रिया जो है वो ब्रेन की ही है। जो हमें जो कुछ ऑब्स्टिकल जो लगते हैं वो भी ब्रेन के अंदर ही पड़ा है, ब्रेन की मेमोरी के अंदर ही पड़ा है। माइंड जो है वो तो एक प्योर ऊर्जा है और वो अंदर आता है और इसके द्वारा ये हमारा ब्रेन काम करता है। पर जैसे आगे हमने देखा, इस तरह ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग स्फीयर में काम करने चाहिए, इसके बदले में वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इस इन्वॉल्वमेंट को तोड़ा जाए तो फिर तो एक इस तरह एक प्रकार की समाधि समझो उसको, कि अभी माइंड एक सेपरेट है, विटनेस की स्थिति के अंदर है, और ब्रेन की प्रोसेस जो है उसको जो करना है, ब्रेन को जो विचारना है, जो इसकी कामगिरी है वो करेगा। तो इस तरह की आइडियल स्थिति बननी चाहिए, पर नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ऐसा होता नहीं है।
हाउ कैन दिस बी डन? तो इसको किस तरह दोनों को अलग अलग किया जाए कि ब्रेन अपना काम करे और माइंड जो अंदर आया है, जो चिट्ठी अंदर आई है, वो अपने 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 रोल में वो रहे. वन ऑफ द ingredients with memory patterns that are by the trillions extending into past eternities are to be disintegrated. अब ये यहाँ एक टेक्निक बताते हैं कि अगर आपके अंदर जो पिछले लाखों जन्मों से जो आपने जो मेमोरी पैटर्न जो इकट्ठी की है, जो अंदर पड़ी है, क्योंकि हमारा जब इन्वोल्यूशन हुआ, मतलब स्व से भू, भूआ से भू, और फिर भू से हम अभी आगे चल रहे हैं भू के अंदर. तो ये जो हमारा इन्वोल्यूशन और फिर अभी इवोल्यूशन हो रहा है, उसके अंदर हमने इटर्निटीज में बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी की हुई है. अगर इसको हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका हम विघटन कर सकते हैं, उसको हम समाप्त कर सकते हैं, तो ही ये बात बनेगी कि ब्रेन जो है वो अपना काम करेगा और माइंड जो है वो अपना काम करेगा. मतलब कि मेमोरी काम की है वो अलग बात है, और मेमोरी पैटर्न, मेमोरी और मेमोरी पैटर्न दो अलग चीज़ है. मेमोरी तो ज़रूरी है क्योंकि जीवन जीने के लिए मेमोरी की ज़रूरत है, पर मेमोरी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है. पैटर्न क्या है? जो चीज़ रिपीटेड होती है उससे पैटर्न बन जाती है. मानो कि गुस्से की एक मेमोरी पैटर्न, तो मैंने एक बार गुस्सा किया, 10 बार किया, 100 बार किया, 1000 बार किया, तो अभी मेरे अंदर ये गुस्से की मेमोरी पैटर्न बन गई. तो मेमोरी पैटर्न को निकालना है. मेमोरी जो है इसको ये मेमोरी पैटर्न को डिसइंटीग्रेट करना है. पर जो मेमोरी जो काम की है वो तो अंदर रहेगी क्योंकि वो जीवन जीने के लिए जरूरी है. दिस मेमोरी पैटर्न्स आर सीड्स. वो एक सीड्स है, एक संस्कार है, एक बीज है. टिल दे आर टोटली डिसइंटीग्रेटेड दिस अननेचुरल फिजिकल बर्थ टू लिव एन अननेचुरल लाइफ विल बी फोर्स्ड ऑन अर्थ. तो ये अगर ये मेमोरी पैटर्न है, उसके लिए इसके कारण तो हमें जन्म लेना पड़ता है और जीना पड़ता है. और इस तरह का जो जन्म है वो भी व्यर्थ है, अननेचुरल है, और वो जो हम जीवन जीते हैं वो भी अननेचुरल है, क्योंकि उसका बेस जो है वो जन्म लेने का पर्पस तो कुछ अलग होता है. पर अभी तो ये कोई हम फोर्सफुली जन्म लेना पड़ता है क्योंकि ये रॉन्ग मेमोरी पैटर्न्स पड़ी हुई है, और पैटर्नों के कारण जो हमारे जो गलत कर्म होते हैं उसके कारण हमें फिर जन्म लेना पड़ता है. इसलिए उसको अननेचुरल फिजिकल बर्थ कहा, और जो हम जीते हैं वो भी अननेचुरल लाइफ कहते हैं. इफ वन कैन नॉट डिसइंटीग्रेट देन वन मस्ट फ्रीज और बाईपास देम. अगर आप इसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसका विघटन नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी टेक्निक आपको आनी चाहिए कि आप उसको फ्रीज कर दें. मतलब भाई अभी ये निरुपयोग है तो सही, पर वो निरुपयोगी हो गई, वो काम नहीं करेगी. या फिर उसको बाईपास करना सीख जाएंगे. कि बाईपास मतलब क्या कि जो इनकमिंग इम्पल्स आया वो मेमोरी को मिलता नहीं है, वो बाईपास होके फिर आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में जाता है. वो एक अलग टेक्निक है. तो इस तरह कुछ आपको आना चाहिए. ये सब स्थिति यहाँ बताई है प्रत्याहार की, और प्रत्याहार के ऊपर की 3A 3B की स्थिति है. तो यहाँ समय हो चुका है, हम यहाँ रुकते हैं. किसी को कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. तो प्रश्न नहीं है तो फिर हम रुकते हैं. नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे और कुछ आगे देखेंगे. तब तक थैंक यू, धन्यवाद. Thank you, sir. थैंक यू.